हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के पार्ट 4 वीडियो को। साइंस के पार्ट 4 वीडियो को कौन से टॉपिक से है, तो मैकेनिक्स से है, यांत्रिकी से है। और इस टॉपिक से आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछे जाते हैं और रैली वाले में तो खास करके पूछा जाता है, क्योंकि इस तरह के लोग तो सेट ही करता है यांत्रिकी से। ही सोचता है कि यांत्रिकी तो पढ़ के कोई बच्चा नहीं आया, लेकिन उसी से हम लोग सेट कर देते क्वेश्चन। तो मैं किस टॉपिक किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ इस बात को, तो मैंने एनालिसिस किया पेपर को। किस पेपर को, तो राजस्थान, हरियाणा, इन सारी जगहों पे पहले तो रैली होता था, लेकिन बिहार में नहीं होता था। तो उन सारे को मैंने पढ़ा, उस सारे को मैंने देखा, तो मेरे को पता चला कि वो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो उसी को मैंने आप लोग को तैयारी करा रहा हूँ। तो आप लोग एकदम आराम से देखिएगा वीडियो को, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 31 नंबर। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, सिर्फ समझने का आप लोग का देर है। क्या देर है, देखिए क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग दिया है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। बी ऑप्शन है ए इज इक्वल टू यू प्लस वी टी। ऑप्शन सी है ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी। या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। तो 31 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टू। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। हम लोग याद कर सकते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल अपॉन टी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, या फिर ऑप्शन नंबर डी बल। तो 32 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो हम लोग द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अरे आप लोग एक बात ध्यान से देखिए ना स्टूडेंट्स, कि संवेग और वेग को आप लोग अगर उसका डायमेंशन फॉर्मूला को रखिएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग को एक एम बचेगा। और एम किसको डिनोट करता है मेरे भाई, तो द्रव्यमान को डिनोट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। अब किसका आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है रैखिक गति, ऑप्शन सी है कोणीय गति, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बल। तो प्लांक के अचर में, यानी कि प्लांक कांस्टेंट में किसका वैल्यू आयाम होता है, किसका आयाम होता है। तो 33 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोणीय गति का आयाम होता है। प्लांक कांस्टेंट में किसका आयाम होता है, तो कोणीय गति का आयाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों के आवर्तकाल क्या हो जाएगा, क्या परिवर्तन आएगा दोलनों के आवर्तकाल में, यानी ऑक्सीलेशन में उसका क्या चेंजेस आएगा। ये बात समझ में आना है आप लोगों को। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। तो 34 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम हो जाएगा। अगर आप लोग देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, आप लोग खुद प्रैक्टिकली समझ जाइएगा। आप लोग कभी जाइए किसी पार्क में, किसी कोई भी झूला पे आप लोग बैठ जाइए, पहले बैठे रहिए और पीछे से किसी बच्चे को बोलिए कि मेरे को झूला दो, थोड़ा सा झूला देगा आपको। थोड़ी देर के बाद उसका उसको बोलिएगा आप तुम हट जाओ, और हटने के बाद आप लोग जब झूलते रहेगा झूला, तो उसी समय आप लोग खड़ा हो जाएगा। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए, आप लोग का जो भी चाल होगा, जो भी वेग होगा, वो कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 35 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम हो जाएगा। ये आप लोग सेम टू सेम उसी झूले वाले की प्रोसेस की तरह आप लोग इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई घूर्णन करती हुई वस्तु रहेगा और उस पर कोई अच्छा कोई भी मास को, हम लोग ज्यादा मास को अगर वहां पे बैठा देते हैं, वहां पे लिटा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो कम हो जाता है। ये बात बस आप लोग समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका या उसकी क्या 2 गुना हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, ये आप लोग को खुद बताना है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अगर आप लोग का वेलोसिटी 2 गुना किया जाए, अगर हम लोग वेग 2 गुना कर देते हैं, तो उसका के भी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा आप लोग का क्या हो जाएगा, तो वो हम लोगों का 4 गुना हो जाता है।
क्यों हो जाता है, तो 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर के फॉर्मूले से आप लोग इक्विलेट कीजिएगा उसको। अगर वेलोसिटी को आप लोग बढ़ाते हैं तो उसके बाद आप लोग परिणाम स्वरूप खुद समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह बी की जगह 2 का स्क्वायर की जगह 4 आएगा, 4 से 4 यहाँ पे कटेगा, आप लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आप लोग का 4 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बना के देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं बना के आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। अब क्या होता है कि द्रव्यमान और भार में उसका अंतर होता है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अरे उसका वजन 7 द्रव्यमान है, 7 मास है उसका, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं उसका द्रव्यमान 7 किलो है। दोनों सेम होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। अभी यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का कि राइट आंसर इसका मैं बता रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट आप समझ लीजिएगा कि द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है। जो द्रव्यमान रहेगा, जो मास रहेगा वो तो स्थिर रहेगा, लेकिन जो भार होता है वो परिवर्तनीय होता है। अगर मान लीजिए मेरा अभी वजन 65 किलो है, तो मैं अगर और ज़्यादा मतलब चाइनीज़ फूड खाते रहूँगा तो मेरा वजन एक समय में क्या हो जाएगा कि मेरा वजन और 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो इतना हो सकता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है? न्यूटन का कौन सा गति है? फर्स्ट है कि सेकंड है कि द्वितीय है कि तृतीय है, कौन सा है आप लोग को बताना है। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, 38 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं आप लोग को कमेंट में बता दूंगा, छोटा सा थोड़ा सा दे दूंगा हिंट, आप लोग बता दीजिएगा खुद से। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? ऑप्शन ए है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शून्य होता है। तो 39 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या होता है? असंतुलित बल, यानी कि वो संतुलित बल नहीं है, उस पर कितना भी बल लगा हुआ मेरे को नहीं पता है, असंतुलित बल है वो। ठीक है, और असंतुलित बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण हम लोग का कितना होता है? तो वो होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/, में कुछ होगा। ठीक है, नहीं अनुक्रमानुपाती सिर्फ सेम सीधा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, में कुछ। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यार, तुम भी गजब करते हो। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के आधार पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है? ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है का परिणाम बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को ऐसा धांसू कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, उसको आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। आप लोग जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिए, मैं न्यूटन के तृतीय गति नियम में क्या बोलता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एक बात मेरे को बताइए, क्या एक ही वस्तु क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों कर सकता है? अब मेरे को बताइए कि मैं एक बॉल को लेकर दीवार पे मारता हूं, अगर क्या मैं बॉल को लेकर दीवार पे मार रहा हूं, मैं यहां से क्रिया कर रहा हूं और दीवार उधर से उसी फोर्स में उसको मेरे तरफ वापस भेज रहा है, वो प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि अगर एक्शन मैं कर रहा हूं तो रिएक्शन कोई और देगा, अगर रिएक्शन मैं कर रहा हूं तो एक्शन कोई और करेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, यानी कि हमेशा क्या होता है कि कोई एक वस्तु मिलके कोई एक वस्तु एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज नहीं कर सकता है। हमेशा क्या होगा, कोई अलग अलग दो वस्तुओं को आवश्यकता पड़ती है। मैं रिएक्शन करूंगा तो वो एक्शन करेगा, वो एक्शन करेगा तो मैं रिएक्शन करूंगा। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला, अब इसका राइट आंसर तो मैं बता दूं, समझ में आ गया होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के पास, और मैंने कोशिश किया आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का, आप लोगों को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोग को रोज इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एयरफोर्स रैली इस बार आप ही लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है ना, आप ही लोग का है वो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।